वेलकम टू द लॉ वाला चैनल स्टूडेंट्स। मैं हूं आपकी एजुकेटर आकृति सेठ और एक बार फिर आई हूं आपके सामने लॉ फाउंडेशन बैच लेके। और हम लोग डील कर रहे हैं आजकल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो जैसे कि आप लोग सब जानते हो कि 1 टू लेके 75 वाले जो सेक्शंस हैं, 1 टू लेके सेक्शन नंबर 75 तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। उसके बाद 76 से लेके 123 रिपील हो चुका है और सेल ऑफ गुड्स एक्ट बन चुका है। और उसके बाद हम लोगों ने शुरू किया था 124 सेक्शन से लेके, जहां पे हम लोगों ने बात करी कि इंडेमनिटी क्या होती है, गारंटी क्या होती है, बेलमेंट क्या होती है, प्लेज क्या होता है। ये सब कुछ पढ़ने के बाद हम लोगों ने चैप्टर 9 को भी खत्म कर लिया एंड हम लोगों ने चैप्टर 8 को भी खत्म कर लिया एंड फिर हम लोगों ने शुरू किया हमारा लास्ट चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर नंबर 10, जो बात करता है एजेंसी के बारे में। हम लोगों ने एजेंसी का चैप्टर शुरू किया और समझा कि एक्चुअली में एजेंट कौन होता है, प्रिंसिपल कौन होता है और उस एजेंट और प्रिंसिपल का थर्ड पार्टी के साथ क्या रिलेशनशिप होता है। तो सेक्शन 182 से हम लोगों ने ये चैप्टर को शुरू किया एंड एक अंडरस्टैंडिंग करी कि एक्चुअली में ये भाई साहब जो प्रिंसिपल होते हैं ये क्या करते हैं, ये अपनी अथॉरिटी को किसी एजेंट को देते हैं और इन एजेंट का क्या काम होता है, प्रिंसिपल के बिहाफ पे थर्ड पार्टी के साथ ये करता है ट्रांजैक्शंस। तो हम लोगों ने ये सारे सेक्शंस पढ़े कि कौन प्रिंसिपल हो सकता है, कौन एजेंट हो सकता है। ये सब कुछ पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ा कि किस एक्सटेंट तक इनकी अथॉरिटी हो सकती है, अथॉरिटी किस प्रकार की होती है, इम्प्लाइड अथॉरिटी भी होती है और एक्सप्रेस अथॉरिटी भी होती है। फिर हमने बात करी कि ये जो एजेंसी का रिलेशनशिप है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है, ये कैसे क्रिएट होता है। तो हमने पढ़ा बाय एक्सप्रेस अथॉरिटी होता है, बाय इम्प्लीकेशन होता है। इम्प्लीकेशन के अंदर हमने क्या पढ़ा, नेसेसिटी हो, होल्डिंग आउट हो या स्टॉपल हो, तो ऐसे भी आपका क्या होता है, एक क्रिएशन ऑफ एजेंसी हो सकती है। या फिर हमने पढ़ा बाय वे ऑफ लॉ हो सकता है, या फिर हमने ये भी पढ़ा बाय वे ऑफ रैटिफिकेशन हो सकता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम पढ़ने वाले हैं वो रैटिफिकेशन है। सेक्शन 196 से 200 का हम बात कर रहे हैं। 5 सेक्शन है बट कॉन्सेप्ट बहुत ही ब्यूटीफुल है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। एक चीज को आपको और समझना है जो मैं आपको हर एक क्लास में बता रही हूँ, जब मैं बात कर रही हूँ मेरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की, तो आपको क्या चीज को ध्यान रखना है, किस चीज को अपने दिमाग में रखना है। आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले ये एक कॉन्ट्रैक्ट है और जब ये एक कॉन्ट्रैक्ट है तो इसके क्या कंप्लीट होना चाहिए, सेक्शन नंबर 10 जो हम लोग पढ़ चुके थे कि इसेंशियल एलिमेंट्स एक कॉन्ट्रैक्ट के क्या होते हैं, उनके सबके हमारे जो इसेंशियल फीचर्स हैं, हमारे जो फिंगर टिप्स पे इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, उनका पूर्ण होना बहुत जरूरी है जब हम एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को फॉर्म करने वाले हैं। तो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी सबसे पहले है तो एक कॉन्ट्रैक्ट ही ना, तो कॉन्ट्रैक्ट के अपने एसेंशियल एलिमेंट्स का पूरा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आती है बात एजेंसी की, जहां पे हमने पढ़ा था कि 3 पार्टीज होती हैं, प्रिंसिपल, एजेंट और थर्ड पार्टी। और जो प्रिंसिपल होता है वो एजेंट के एक्शन से बाउंड होता है और वो कल को कोई नुकसान हो जाए तो एजेंट को बोलता है मैं बैठा हुआ हूं, मैं तुझे बचा लूंगा। तो हमने ये सब कुछ कवर किया। आज हम लोग कवर करने वाले हैं रैटिफिकेशन। अगर आप जुडिशरी एस्पिरेंट हो, पीटी मेंस का पेपर लिखने वाले हो, आप लोगों के लिए बहुत रेलिवेंट है। क्लैट एस्पिरेंट हो, लीगल एप्टीट्यूड का पेपर देने वाले हो या फिर स्लैट आइलेट कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो, तो जरूरी है समझना कि रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, इस टर्म का मीनिंग क्या है और इसके लीगल रैमिफिकेशंस क्या हो सकते हैं। एलएलबी के स्टूडेंट हो और आपके सेमेस्टर एग्जाम में इस बार आने वाला है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो आपको देखना है कि 5, 10 या 20 मार्कर में रैटिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज में पूछा गया है, तो आप लोगों को भी ये वाला टॉपिक अच्छे से कवर करना है। अब एक बार देखते हैं कि आज इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम लोग कवर करेंगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ रैटिफिकेशन क्या होता है जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं, मीनिंग क्या है रैटिफिकेशन का वो पढ़ेंगे, तो मीनिंग ऑफ रैटिफिकेशन समझेंगे और इससे रिलेट करती है एक लीगल मैक्सिम, इसको भी पढ़ेंगे। लीगल मैक्सिम ना जो एग्जामिनर्स होते हैं उनके बड़े फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि लीगल मैक्सिम बच्चों को याद भी नहीं रहते हैं, प्रोनाउंस करने मुश्किल होते हैं, लैटिन टर्म्स होती हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इसको रट्टा कैसे मारे, इसको याद कैसे करें। तो आपको क्या करना है, ट्रिक्स यूज करनी है और उससे इन लीगल मैक्सिम्स को याद रखना है, क्योंकि इससे आपका जो पीटी वगैरह का जो क्वेश्चन होता है वो फुल मार्क्स आ सकते हैं, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है, तो मैक्सिम्स को बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जब एक एजेंसी को क्रिएट किया जा रहा है बाय वे ऑफ रैटिफिकेशन।
रैटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर पढ़ेंगे और क्या डिफरेंस होता है कंसेंट के बीच में और रैटिफिकेशन के बीच में। फिर ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ रैटिफिकेशन है ये कैसे इवॉल्व हुई है थ्रू लैंडमार्क जजमेंट्स, उनको पढ़ेंगे और हम फीचर्स पढ़ेंगे, क्या क्या फीचर्स हैं इन डॉक्ट्रिन ऑफ रैटिफिकेशन के, वो भी पढ़ेंगे। सेलिएंट फीचर्स क्या हैं वो पढ़ना जरूरी हो जाता है जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं। तो आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि हम लोग ये सब कुछ आज की क्लास में कवर करने वाले हैं, बट इससे पहले कि हम बढ़े आगे हम हमेशा जाते हैं 2 स्टेप पीछे और हम क्या पढ़ते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था। और अच्छा, कल क्या पढ़ा से पहले 2 टॉपिक्स और हैं जो हम कवर करेंगे। रूल्स क्या गवर्न करते हैं एजेंसी बाय रैटिफिकेशन को और लीगल ऑब्जेक्टिव क्या है रैटिफिकेशन का, तो ये सब कुछ हम लोग कवर करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि हम लोगों ने कल क्या कवर किया था। कल हम लोगों ने एक बड़ा ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट कवर किया था जिसको हम कहते हैं सब एजेंट। तो सब एजेंट 2 तरीके से अपॉइंट किया जा सकता है, या तो विद प्रॉपर अथॉरिटी ऑफ प्रिंसिपल या फिर विदाउट अथॉरिटी ऑफ प्रिंसिपल। तो जब ये प्रॉपरली अपॉइंटेड बंदा होता है, जब ये बंदा प्रॉपरली अपॉइंटेड होता है तो हमारा सेक्शन 192 पिक्चर में आ जाता है और सेक्शन 193 पिक्चर में कब आता है, जब ये विदाउट प्रॉपर अपॉइंटमेंट होता है। अब इन सबसे पहले कि अपॉइंटमेंट हो रही है, क्या समझना जरूरी है कि आखिर ये जो सब एजेंट है ये होता कौन है, सब एजेंट कौन होता है, ये कहाँ लिखा हुआ है और इसका क्या मतलब है। तो सब एजेंट सेक्शन 191 में डिफाइंड है, बट उससे पहले आपका सेक्शन 190 एक मैक्सिम की बात करता है और वो क्या कहता है कि आपको डेलीगेट नहीं करना है फर्दर। तो बेसिकली एजेंट जो है वो फर्दर, एजेंट कैन नॉट डेलीगेट, ये चीज वो बोलता है। और यहाँ पे एक आपका आ जाता है लैटिन मैक्सिम जिसका क्या मतलब है, डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेट। मतलब जब आपको कोई अथॉरिटी डेलीगेट करी हुई है तो आप फर्दर उसको डेलीगेट नहीं करोगे। तो आपका जो सब एजेंट है वो कौन होता है, वो एक ऐसा बंदा है जो कि आपका एजेंट किसी और को अपॉइंट करता है, एनी अदर पर्सन को अपॉइंट करता है कि वो उसके बिहाफ पे काम करे। अब ये जनरल रूल के हिसाब से, एज अ मैटर ऑफ जनरल रूल, ये अलाउड नहीं है, दिस इज नॉट अलाउड, बट ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में अलाउड किया जा सकता है, ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ये अलाउ किया जा सकता है। तो बेसिकली ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका एजेंट है। आपने प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप हमने पढ़ा था कि प्रिंसिपल ने अपनी कोई अथॉरिटी दी है एजेंट को कि मेरे बिहाफ पे तू काम करेगा। अब इस एजेंट ने अपने अंदर रख लिया एक और सब एजेंट, बेसिकली इसने एक और बंदा अपने अंदर रख लिया। तो हमारा लॉ क्या कहता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेट, मतलब जब आपको अथॉरिटी दी गई है तो आप उसको फर्दर डेलीगेट नहीं करोगे, आपको अलाउड नहीं है, क्योंकि जो प्रिंसिपल है उसने आपके ऊपर फेथ रखा है, कॉन्फिडेंस रखा है और आपको इस कॉन्फिडेंस को नहीं तोड़ना है, इस ट्रस्ट को नहीं तोड़ना है और आपको आगे से किसी और बंदे को अपॉइंट नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो वो प्रॉपर अथॉरिटी नहीं मानी जाएगी। बट कुछ कंडीशंस हैं जहां पे, कंडीशंस कौन सी हैं जहां पे अपॉइंटमेंट अलाउड है, कंडीशंस वेयर अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट इज अलाउड। कौन सी कंडीशंस हैं, तो वो कंडीशंस हैं जहां पे आपने परमिशन ली है या फिर विद अथॉरिटी ऑफ प्रिंसिपल कर रहे हो, ठीक है, या फिर आपका ट्रेड कस्टम्स ऐसे हैं कि वहां पे नॉर्मल कोर्स में बंदा सब एजेंट रखता है, या फिर आपकी बिजनेस का नेचर इस प्रकार का है कि जरूरी है कि आप एक सब एजेंट रखो, या फिर जब आप एक सब एजेंट को अपॉइंट कर रहे थे तो प्रिंसिपल ने नॉट ऑब्जेक्टेड, प्रिंसिपल ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, या फिर इमरजेंसी सिचुएशन ऐसी है कि आपको जरूरत है कि आप एक सब एजेंट रखो। अब एक केस और होता है, सेक्शन 194 बात करता है सब्स्टिट्यूटेड एजेंट की।
तो ये कौन सा केस होता है जहां पे आपका जो प्रिंसिपल है वो आपसे पूछता है कि मुझे ये काम कराना है, आपकी नजर में कोई बंदा है और जो एजेंट होता है वो किसी का नाम सजेस्ट कर देता है। तो जो वो नाम सजेस्ट करता है वो बंदा सब एजेंट नहीं होता, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट होता है। तो यहीं पे हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम समझें कि सब एजेंट वर्सेस सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का क्या मतलब है। तो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कौन होता है, जो कि सेक्शन 194 में डिफाइंड है, और सब एजेंट 191 में डिफाइंड है। सब एजेंट जो होता है वो एजेंट के अंडर होता है, अंडर एजेंट होता है, ठीक है। एंड ये जो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट होता है ये अंडर कौन होता है, प्रिंसिपल होता है, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के लिए प्रिंसिपल विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड विल बी बाउंड, विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड विल बी बाउंड, बट सब एजेंट के लिए एजेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड बाउंड। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने ये पढ़ा कि आपका सेक्शन 190 ये कहता है कि आप फर्दर अपॉइंट नहीं कर सकते, आप फर्दर ड्यूटी टू नॉट डेलीगेट फर्दर, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने सेक्शन 191 में क्या पढ़ा, 191 में हमने पढ़ा कि सब एजेंट आखिर में होता कौन है, ठीक है। 192 में हमने पढ़ा कि अगर आपने विद अथॉरिटी आपने एक सब एजेंट को अपॉइंट किया है तो प्रिंसिपल बाउंड होगा जो भी वो काम करेगा। 193 में हमने पढ़ा जब आपने विदाउट अथॉरिटी किया है तो प्रिंसिपल विल नॉट बी बाउंड, और कौन बाउंड होगा, सब एजेंट के लिए एजेंट विल बी बाउंड, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 194 में आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कौन होता है, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा सेक्शन 195 में कि एजेंट की क्या लायबिलिटी होगी, एजेंट की ड्यूटी जब वो किसी बंदे को नेम कर रहा है एज अ सब्स्टिट्यूटेड एजेंट और ये बंदा नेग्लिजेंस कर देता है, कोई गलती कर देता है, तो आपका एजेंट विल नॉट बी बाउंड, क्योंकि एजेंट ने क्या किया था, एजेंट ने तो सिर्फ आपको उसका नाम बताया था। अब फर्दर वो प्रिंसिपल के अंडर काम कर रहा है तो एजेंट का कोई भी लेना देना नहीं है, और अगर कल को वो कोई गलती करता है तो एजेंट की कोई गलती नहीं होगी, बट किसकी गलती होगी, उस सब्स्टिट्यूटेड एजेंट की ही गलती होगी, और he will not be bound by any of the acts which this person does। एग्जाम्पल के लिए कि मैं आपकी एजेंट हूँ, अब आपने मुझसे पूछा कि मेरे को कोई लॉयर करना है, कोई केस हुआ है, उसके लिए कोई लॉयर साहब बताइए। मैंने अपने फ्रेंड का आपको नाम बता दिया, आपने कल को उसको अपॉइंट कर लिया एज योर अटॉर्नी। अगर आप उसने कोई गलती करी है केस के अंदर तो आई विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेग्लिजेंट एक्ट विच दैट पर्सन डज, because that person was not your sub agent but that person was a substituted agent, and the principal will be bound by the actions done by the substituted agent and the agent will not be bound। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। तो सब एजेंसी का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा और हमने क्या समझना है कि एज अ मैटर ऑफ जनरल रूल आप सब एजेंसी नहीं कर सकते हो जब तक वो प्रॉपर अथॉरिटी के साथ नहीं है, जब तक वो प्रॉपर परमिशन के साथ नहीं है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रैटिफिकेशन क्या होता है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रैटिफिकेशन का क्या मतलब है। तो इसको आपको पढ़ने के लिए सेक्शन 196 से 200 के सेक्शंस पढ़ने हैं आज, और ये एक मैक्सिम के द्वारा भी समझाया गया है जिसको हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो एजेंसी बाय रैटिफिकेशन जब हम बात करते हैं तो एक प्रिंसिपल बाद में जाके सब्सिक्वेंटली रैटिफाई कर सकता है कोई भी एक्ट जो कि एक बंदा करता है उसके बिहाफ पे, बट उसकी परमिशन या उसकी नॉलेज के बिना। तो बेसिकली यहाँ पे एक प्रिंसिपल है, यहाँ पे ये एक एजेंट है। अब एजेंट जो है थर्ड पार्टी के साथ एक्ट करता है और प्रिंसिपल के बिहाफ पे करता है, बट प्रिंसिपल की नॉलेज के बिना करता है, उसकी परमिशन के बिना करता है। तो प्रिंसिपल बाद में जाके इस एक्ट को रैटिफाई कर सकता है, रैटिफाई कर सकता है मतलब इसको अप्रूव कर सकता है, कैन बी अप्रूव। तो ये भी एक फॉर्म की क्रिएशन ऑफ एजेंसी हो गई। एक्चुअली में पहले कॉन्ट्रैक्ट नहीं था एजेंसी का, बट अगर बाद में जाके प्रिंसिपल उसको अप्रूव कर देता है तो यहाँ पे भी एक एजेंसी फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो अगर एक एक्ट को रैटिफाई किया गया है, एक रिलेशनशिप ऑफ एजेंसी अपने आप से एग्जिस्टेंस में आ जाएगी एज इफ वो पहले से ही ऑथराइज था जो भी एक्ट उसने किया था। रैटिफिकेशन एक्सप्रेस तरीके से किया जा सकता है जहां पे आप बोल के करोगे या फिर लिख के करोगे, या फिर इम्प्लाइड तरीके से भी किया जा सकता है जो कि बाय वे ऑफ नेसेसरी इम्प्लीकेशन हो सकता है, या फिर आपके कंडक्ट के द्वारा भी हो सकता है। सेक्शन 197 यही बात करता है। तो दो सेक्शन हमने क्या कवर करे, 196 क्या कहता है कि आपका जो एक्ट कर रहा है एजेंट उसको बाद में जाके सब्सिक्वेंटली जाके भी रैटिफाई किया जा सकता है। जो भी बंदा
जो भी बंदा प्रिंसिपल है हमारा, वो बाद में जाके अगर उसकी परमिशन के बिना कोई काम हो रहा है, वो बाद में जाके उसको रैटिफाई कर सकता है। सेक्शन 196 अब वो क्या कह रहा है, जैसे ही वो बंदा रैटिफाई कर देगा, एक प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप फॉर्म हो जाएगा, और ये चीज इम्प्लाइड भी हो सकता है और एक्सप्रेस भी हो सकता है। तो 197 ये बात करता है। ठीक है, तो बेसिक मतलब क्या है, जब हम बात करते हैं रैटिफिकेशन का, तो एक एक्ट जहां पे आप अपना डिसीजन दे रहे हो या फिर एक रिटन एग्रीमेंट को साइन कर रहे हो जिससे कि वो ऑफिशियल बन जाए। बेसिकली आप अप्रूव कर रहे हो किसी भी चीज को जो कि ऑलरेडी डन है। तो जब आप कंसेंट दे रहे हो एक ऑलरेडी चीज का, अप्रूव कर रहे हो, कंसेंट दे रहे हो एक ऑलरेडी करी हुई चीज को जो कि ऑलरेडी परफॉर्म है, उसको अगर आप अप्रूवल दे रहे हो, उसको अगर आप कंसेंट दे रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, रैटिफाई कर रहे हो। ठीक है, अब जब हम क्रिएशन कर रहे हैं एक एजेंसी का रिलेशनशिप बाय द वे ऑफ रैटिफिकेशन, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक एजेंसी क्रिएट होती है एज इफ जो एजेंट है उसने एक्ट किया था विदाउट अथॉरिटी, या फिर उसके पास अथॉरिटी नहीं थी, एक्सीडेड अथॉरिटी थी जो कि उसको ग्रांट करी गई बाय द प्रिंसिपल या फिर कस्टमर या क्लाइंट, और वो बंदा जो कि हमारा प्रिंसिपल है वो बाद में कहता है कोई बात नहीं, I will agree, I will approve whatever you have done, I will consent to what you have done. Example, अगर एक सेल्स पर्सन है वो एक प्रॉपर्टी को बिना अथॉरिटी के दिखा देता है, फॉलोइंग दिस ही ड्राफ्ट्स ऑफर एंड नेगोशिएट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर विद द बायर्स रिप्रेजेंटेटिव। सेलर जिसको कोई भी इंटेंशन नहीं थी प्रॉपर्टी सेल करने की, अगर वो परचेज एंड सेल वाला अग्रीमेंट को साइन कर देता है, तो यहाँ पे उसने क्या कर दिया, उसने रैटिफाई कर दिया, उसने अपना कंसेंट दे दिया, उसने अप्रूवल दे दिया फॉर वट एवर एक्ट किसने किया है, फॉर वट एवर एक्ट उसके एजेंट ने या फिर उस सेल्स पर्सन ने किया है। तो बेसिकली जब हम एजेंसी बनाते हैं तो जो प्रिंसिपल होता है वो एजेंट को कहता है कि तू मेरे बिहाफ पे कोई काम कर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एजेंट खुद ब खुद काम कर रहा है, एजेंट को कोई भी अथॉरिटी नहीं दी, कोई भी परमिशन नहीं दी, एजेंट खुद ब खुद काम कर रहा है बिना प्रिंसिपल की परमिशन के कर रहा है। बट जो प्रिंसिपल साहब हैं वो बाद में जाके उसके काम करी हुई चीज को अप्रूव कर देते हैं, उसको साइन कर देते हैं, उसको कंसेंट कर देते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे एक बाय वे ऑफ रैटिफिकेशन एक एजेंसी को क्रिएट करा जा रहा है। ठीक है, अब क्या समझना है, एक लैटिन मैक्सिम है जो बहुत जरूरी है हमारे लिए पढ़ना, वो क्या है, ओमनिस रैटी हैबिशियो रेट्रो हैथ्योर एट मैंडेटो प्रायोरी एक्विपैरेटर। क्या मतलब है कि हर एक रैटिफिकेशन अपने आप में ड्रैग्ड बाय एंड ट्रीटेड एज इक्वल टू अ कमांड जो कि प्रीवियस अथॉरिटी वाइज दी जा रही थी। तो बेसिकली जब आप रैटिफाई कर रहे हो, तो अब यहाँ पे क्या था, ये प्रिंसिपल था, ये एजेंट है, इसने किसी थर्ड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करी, ये थर्ड पार्टी है। अब जब आप इसको रैटिफाई कर रहे हो तो आप इसको रिलेट बैक कर रहे हो एज इफ जो प्रिंसिपल है उसी ने आपको क्या दिया था, कमांड दिया था। तो आप उसको रिलेट बैक कर रहे हो एज इफ प्रिंसिपल ने खुद से कमांड दिया था। ओमनिस रैथी अबिशियो रेट्रो हेथियोर एट मैंडेटो प्रायर एक्विटा। तो बेसिकली ओमनिस रैथी अबिशियो हर एक रैटिफिकेशन जो होती है वो रिलेट बैक करती है टू द प्रायर या फिर प्रीवियस अथॉरिटी जो भी पहले से उसको दी गई है। ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको आपको भूलना नहीं है। ठीक है, सिंपल टर्म्स में ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ रैटिफिकेशन है ये कब पिक्चर में आती है, जब एक बंदा आपके लिए कोई काम करता है, आपके बिहाफ में काम करता है, आपकी अथॉरिटी के बिना, आपकी नॉलेज के बिना, आपके कंसेंट के बिना, तब और देन इफ सच अदर पर्सन रैटिफाइज द सेम, वो रिजल्ट करेगा एज इफ उसने उसकी परमिशन के साथ ही किया है। तो बेसिकली अगर आपका सर्वेंट आपकी परमिशन के बिना कोई काम करता है और बाद में जाके आप उसको अप्रूव कर देते हो, तो हम ये डीम कर लेंगे, ये एक लीगल फिक्शन माना जाएगा, दिस विल बी डीम्ड एज इफ उसने वो काम आपकी परमिशन के साथ ही किया था। तो एजेंसी बाय वे ऑफ रैटिफिकेशन कब अराइज होगी, वो अराइज होगी जब प्रिंसिपल अप्रूव कर देगा और अडॉप्ट कर देगा जो भी एक्ट ऑलरेडी डन है ऑन हिज बिहाफ बाय द एजेंट। जो एजेंट है उसके पास एक्चुअली में कोई एक्चुअल अथॉरिटी नहीं थी जब उसने वो काम किया था, बट रैटिफिकेशन से क्या हो जाता है, उसको सब्सिक्वेंटली अप्रूव करने के बाद ये माना जाएगा, ये एक डीम्ड फिक्शन माना जाएगा, ये एक लीगल फिक्शन माना जाएगा कि इस बंदे के पास ऑलरेडी अथॉरिटी थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डे 1 पे एजेंट ने कोई परचेज सेल करी प्रिंसिपल के बिहाफ पे, बट प्रिंसिपल की नॉलेज के बिना, उसकी अथॉरिटी के बिना। अथॉरिटी किस प्रकार की, एक्सप्रेस या फिर इम्प्लाइड। ठीक है, ये जो एजेंट है ये काम कर रहा है, ठीक है, ये थर्ड पर्सन के साथ डील कर रहा है। ठीक है,
अब डे 2 पे आके प्रिंसिपल ने सब्सिक्वेंटली गोज बैक एंड रेटिफाइज द एंटायर ट्रांजैक्शन। तो प्रिंसिपल ने अप्रूव कर दी जो भी काम उसने किया था। तो क्या माना जाएगा कि यहाँ पे डे 1 से ही इसकी एजेंसी थी और डे 1 से ही ये विद परमिशन काम कर रहा था, विद अथॉरिटी या फिर विद नॉलेज काम कर रहा था। तो क्या रिक्वायरमेंट्स है हमारी रैटिफिकेशन की? ये जरूरी है कि मटेरियल फैक्ट्स को आप डिस्क्लोज करो प्रिंसिपल को। रैटिफिकेशन में कहीं पे भी कंसिडरेशन की कोई जरूरत नहीं है, नॉर विल द प्रिंसिपल नीड टू नोटिफाई द थर्ड पार्टी ऑफ द रैटिफिकेशन। तो बेसिकली जहां पे हमारा प्रिंसिपल है, एजेंट है और ये थर्ड पार्टी है, अब ये जो एजेंट है ये हमारी थर्ड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है, प्रिंसिपल ने जाके इसको अप्रूव कर दिया, बट कोई जरूरत नहीं है कि आप जाके थर्ड पार्टी को बताओ कि मैंने तो इसको अब अप्रूव किया है, हमारी तो कोई एजेंसी पहले थी ही नहीं। तो जरूरी नहीं है कि रैटिफिकेशन को आप क्या करो, आप उसकी थर्ड पार्टी की नॉलेज में डालो, कोई जरूरी नहीं है। प्रिंसिपल को रैटिफाई करना है इंटायर ट्रांजैक्शन को, बिट्स एंड पीसेस में नहीं हो सकता, इंटायरिटी में, मतलब आप इसको ब्रोक नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते हो, आपको इंटायर ट्रांजैक्शन को क्या करना है, रैटिफाई करना है। रैटिफिकेशन या तो रैटिफाइड एक्सप्रेसली हो सकता है या तो फिर इम्प्लाइडली हो सकता है। सिर्फ प्रिंसिपल ही रैटिफाई कर सकता है, कोई और बंदा रैटिफाई नहीं कर सकता। माइनर्स में ओनली रैटिफाई कॉन्ट्रैक्ट्स वंस दे रीच द एज ऑफ मेजॉरिटी, मतलब अगर माइनर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था तो वो तो वॉइड अब इनिशियो होता है, पर माइनर 18 साल के बाद जाके मतलब वो मेजर होके कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को रैटिफाई कर सकता है। तो ये इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स को आपको ध्यान रखना है जब हम बात कर रहे हैं रैटिफिकेशन की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले क्या, सारी मटेरियल फैक्ट्स को आपको डिस्क्लोज करना है प्रिंसिपल को। जरूरी नहीं है कि कोई कंसिडरेशन हो और थर्ड पार्टी को आपको नहीं बताना है कि आपने कब रैटिफाई किया है। प्रिंसिपल को इंटायर ट्रांजैक्शन को रैटिफाई करना है। रैटिफाई एक्सप्रेस तरीके से भी किया जाता है, इम्प्लाइड तरीके से भी किया जाता है, सिर्फ प्रिंसिपल को ही रैटिफाई करना है। और माइनर्स की अगर हम बात करें तो वो 18 साल से बड़े होकर ही अपने किसी एक्ट को रैटिफाई कर सकते हैं, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को रैटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, जॉर्ज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद यूनिवर्सल इंक एंड कंपनी, तो ऑन बिहाफ ऑफ टिम। तो जो टिम है ये आपका कौन है, ये प्रिंसिपल है। यहाँ पे जॉर्ज है जिसने एक कॉन्ट्रैक्ट किया किसके साथ, यूनिवर्सल इंक एंड कंपनी के साथ, thereby entering into an agency agreement। तो यहाँ पे ये आपका टिम जो है वो प्रिंसिपल है, ये जो है एजेंट है। अब जॉर्ज एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है यूनिवर्सल इंक एंड कंपनी के साथ। टिम को अवेयर नहीं था, टिम वॉज नॉट अवेयर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय जॉर्ज एंड डिड नॉट गिव हिज परमिशन टू डू सो, उसने अथॉरिटी नहीं दी थी। However, Tim was keen on the deal that George agreed to with Universal, so subsequently elected to ratify the agreement। तो टिम को पहले नॉलेज नहीं थी, बट बाद में जाके उसने क्या कर दिया, रैटिफाई कर दिया। तो यहाँ पे जिस दिन पे अग्रीमेंट साइन हुआ, जिस दिन पे एक कॉन्ट्रैक्ट बना विदाउट कंसिडरेशन और बाद में जाके टिम ने रैटिफाई कर दिया इस चीज को, उसने अप्रूव कर दिया, उसने अपना क्या दे दिया, कंसेंट दे दिया, तो ये डील मानी जाएगी कि स्टार्टिंग से ही जो जॉर्ज है वो विद अथॉरिटी ऑफ टिम काम कर रहा था। तो क्या ध्यान रखना है आपको, ये चीज ध्यान रखनी है कि इट विल रिलेट बैक टू द फर्स्ट डे, जिस दिन आपका एजेंट किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है, आपके बिहाफ पे एंटर कर रहा है, बट विदाउट योर अथॉरिटी, विदाउट योर नॉलेज, विदाउट योर कंसेंट कर रहा है। बाद में जाके अगर आप एक्ट को रैटिफाई कर देते हो तो इट विल रिलेट बैक टू द सेम डे जिस दिन उसने अग्रीमेंट किया है। तो इसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं जब आपको एक एजेंसी को क्रिएट करना है बाय वे ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स, बाय वे ऑफ रैटिफिकेशन, तो उसके कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स है। क्या है, एक एक्ट को करना है बाय अ पर्सन हु इज नॉट एन एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल। तो वो बंदा एजेंट नहीं था, मतलब पहले आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी नहीं बना हुआ था, वो बंदा एक्ट करता है ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को नॉलेज हो गई इस एक्ट के बारे में, बाद में जाके प्रिंसिपल के पास कैपेसिटी है कि वो रैटिफाई कर सकता है। कैपेसिटी टू रैटिफाई है मतलब वो कॉम्पिटेंट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, वो सेक्शन 11 की सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है। प्रिंसिपल मस्ट रैटिफाई द एक्ट, और उसकी इंटेंशन होनी चाहिए कि वो लीगली बाउंड होगा इसके लिए। अगर इनमें से कोई भी एलिमेंट मिसिंग है तो यहाँ पे एजेंसी बाय वे ऑफ रैटिफिकेशन नहीं फॉर्म होगी। तो ये सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स का पूरा होना जरूरी है। अब जब हम बात करते हैं सेक्शन 196 की, तो वो क्या कहता है कि एक पर्सन इलेक्ट कर सकता है कि वो रैटिफाई करना चाहता है या डिसोन करना चाहता है किसी और बंदे का एक्ट, जब वो बंदा एक्ट करता है उसकी प्रीवियस अथॉरिटी के बिना, नॉलेज के बिना या कंसेंट के बिना।
तो अब जब आपका प्रिंसिपल हो और ये जो एजेंट है ये थर्ड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करता है, आपके पास एज अ प्रिंसिपल दो ऑप्शंस हैं, या तो आप इसको रेटिफाई करो या तो आप इसको रिजेक्ट करो। आपके पास ये दोनों ऑप्शंस हैं। अगर आप इसको रेटिफाई करोगे तो ये माना जाएगा, एक डीम्ड फिक्शन होगा कि आपकी परमिशन से ही ये सारा काम हुआ। जैसे कि अगर ए गुड्स बेचता है, सेल गुड्स ऑफ बी ऑन क्रेडिट टू सी, तो ए जो है वो गुड्स बेच रहा है बी के, ये बी के गुड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ये प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप नहीं है, बट ये उसी तरीके से भेज रहा है विदाउट द अथॉरिटी। इस ऐसे केस में बी के पास ऑप्शन है कि या तो वो इसको रेटिफाई कर सकता है या ये पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर सकता है, मतलब इसको वॉइड डिक्लेयर कर सकता है और इसको रेटिफाई नहीं कर सकता। तो आपके पास एज ए प्रिंसिपल दो ऑप्शंस होंगे एज पर सेक्शन 196 कि आप या तो उसको रेटिफाई करोगे या तो उसको रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है। 197 क्या कहता है कि रैटिफिकेशन दो तरीके से हो सकता है, एक्सप्रेस तरीका भी और इम्प्लाइड भी। तो बेसिकली जब आपके पास ऑप्शन है कि आप रैटिफाई करो एक चीज को या फिर रिजेक्ट करो, डिसोन करो, तो आप दो तरीकों से कर सकते हो, या तो एक्सप्रेस तरीके से जहां पे आप अपने वर्ड्स को बोल के ओरल या फिर रिटन कर रहे हो, या फिर आप बाय वे ऑफ योर कंडक्ट भी कर सकते हो, जहां पे हम बोलेंगे कि इम्प्लाइड तरीके से आप कोई भी चीज को रैटिफाई कर रहे हो, कंडक्ट से भी, आपके तौर तरीके से, हाव भाव से भी आप किसी चीज को कर सकते हो। तो 197 क्या कहता है कि रैटिफिकेशन किस प्रकार से हो सकता है। अब जब हम एजेंसी बाय वे ऑफ रैटिफिकेशन बनाते हैं, यहाँ क्या हो रहा है कि आप सब्सिक्वेंट अडॉप्ट कर लेते हो या फिर एक्सेप्ट कर लेते हो कोई भी एक ऐसा काम जो कि आपकी इंस्ट्रक्शन या फिर अथॉरिटी के बिना किया गया है। तो प्रिंसिपल क्या करता है, प्रिंसिपल या तो एक्ट करता है या तो अग्रीमेंट करता है और वो रेटिफाई करता है जो भी चीज आप कर रहे हो, जो भी चीज एजेंट ने आपके बिहाफ पे की है, तो प्रिंसिपल उसको अप्रूव करके अफर्म कर देता है अपने एजेंट के अनऑथराइज एक्ट को। अनऑथराइज क्यों कह रही हूँ, क्योंकि वो विदाउट कंसेंट था, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, ए के पास विदाउट अथॉरिटी वो गुड्स बाय करता है फॉर बी, आफ्टरवर्ड्स बी उन गुड्स को बेच देता है सी को अपने ही अकाउंट पे, तो क्या माना जाएगा कि यहाँ पे इम्प्लाइड बेसिकली बाय वे ऑफ कंडक्ट यहाँ पे रैटिफिकेशन हुआ है, ठीक है। तो इसने अपने बिहेवियर से पुराने एक्ट को रैटिफाई कर लिया, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल में ए विदाउट बीज अथॉरिटी, उसकी परमिशन के बिना lends money B's money to C, afterward B accepts interest on the money, तो यहाँ पे भी एक implied way से ratification हो रहा है, जहाँ पे जो लोन लेंड किया गया था प्रिंसिपल की परमिशन के बिना दिया गया था, बट प्रिंसिपल उसको बाद में जाके अप्रूव कर देता है, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे एजेंसी बाय वे ऑफ रैटिफिकेशन बन रही है, ठीक है। अब आपको क्या एग्जाम्पल रखना है कि अगर ए बी का पैसा लोन पे देता है और सी को, देन इन सच केस अगर बी वो इंटरेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, तो यहाँ पे भी इम्प्लाइड रैटिफिकेशन मानी जाएगी, मतलब कंडक्ट के द्वारा। सिमिलरली अगर ए सेल्स गुड्स ऑफ बी ऑन क्रेडिट टू सी, उसकी बिना अथॉरिटी के, और बी बाद में अगर वो पैसा एक्सेप्ट कर लेता है आफ्टर 1 मंथ, तो भी क्या माना जाएगा, यहाँ पे एक्सप्रेस रैटिफिकेशन हो गया। तो अब बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट अक्सर क्या कंफ्यूज होते हैं कि कंसेंट और रैटिफिकेशन में क्या मतलब है। तो हाँ, मैं आपको ये बार बार बोल रही हूँ कि आप रैटिफाई कर रहे हो मतलब आप अप्रूवल दे रहे हो, आप अपना कंसेंट दे रहे हो, बट क्या मतलब समझने का है कि रैटिफिकेशन बहुत ही डिफरेंट होता है जब हम कंसेंट की बात करते हैं। एज अ लेमैन जब हम बात करते हैं तो कंसेंट और रैटिफिकेशन बहुत सिमिलर लगता है, बट यहाँ पे क्या समझ आता है कि रैटिफिकेशन और कंसेंट में भी डिफरेंसेस हैं। क्या कंसेंट का मतलब होता है आप पार्टी को अलाउ कर रहे हो कि वो अपना काम कर सके ऑन इट्स बेसिस बाय प्रोसीडिंग्स, बट रैटिफिकेशन का क्या मतलब है कि एक पार्टी ने आपकी परमिशन के बिना, बेसिकली यू वर अनअवेयर ऑफ द थिंग, आपकी परमिशन के बिना कोई काम किया है, नाउ दिस थिंग इज वॉइडेबल, या तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो या तो आप इसको वैलिड कर सकते हो। तो बेसिकली कंसेंट कब होता है, जहां पे आपका एक्शन जो है वो स्टिल इन प्रोसेस है, बट रैटिफिकेशन कब होता है, जब काम खत्म हो चुका है। बेसिकली कंसेंट एक स्टेप पहला होता है और रैटिफिकेशन लास्ट स्टेप होता है, ठीक है। तो कंसेंट लेके काम करना मतलब मैंने आपकी रजामंदी ली, अब मैं काम कर रही हूँ, और रैटिफिकेशन मतलब काम हो चुका है, अब आप अपना अप्रूवल दे दो, ठीक है। तो इन दोनों का ये डिफरेंस होता है। अब 198 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि नॉलेज एक रिक्विजिट चीज है, नॉलेज रिक्विजिट है जब हम एक वैलिड रेक्टिफिकेशन चाहते हैं। तो अगर एक पर्सन रेक्टिफाई कर रहा है एक्ट ऑफ अनदर, तो क्या जरूरी है कि उसके पास कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए सारे फैक्ट्स की। तो जब आपका प्रिंसिपल एजेंट के एक्ट को क्या कर रहा है,
रैटिफाई कर रहा है तो जरूरी है कि आप सारी चीजों को क्या करो, कंप्लीट नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। रैटिफिकेशन इनवैलिड माना जाएगा अगर उस बंदे के पास नॉलेज ही नहीं है या फिर हाफ नॉलेज है। तो कितनी बार आपने सुना होगा कि हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। तो अगर आधी अधूरी नॉलेज है तो वो रैटिफिकेशन अपने आप में वैलिड नहीं माना जाएगा। क्या जरूरी है कि प्रिंसिपल के पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए जब हम रैटिफिकेशन की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए जब ए ने सेल गुड्स ऑफ बी ऑन क्रेडिट टू सी विदाउट अथॉरिटी, यहाँ पे ए अगर पूरी प्रोवाइड नहीं करता मटेरियल फैक्ट ऑन किस प्राइस पे बेचा, कौन से गुड्स को बेचा, तो यहाँ पे ये जो ट्रांजैक्शन है जहाँ पे हमारा प्रिंसिपल इसको अप्रूव करेगा ये अपने आप में इनवैलिड मानी जाएगी। तो क्या जरूरी है, कंप्लीट नॉलेज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है जब हम रैटिफिकेशन की बात करते हैं। ठीक है, कंप्लीट नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब सेक्शन 199 क्या कहता है, क्या इफेक्ट होगा ऑफ ratifying an unauthorized act forming part of a transaction। तो अगर एक एक्ट है जो कि अनऑथराइज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो आपकी अथॉरिटी के बिना हुई थी। ठीक है, तो अगर एक पर्सन रैटिफाई करता है एक सिंगल एक्ट ऑफ अनदर ऑफ अ ट्रांजैक्शन, देन रैटिफिकेशन वुड बी कंसिडर्ड फॉर द होल ट्रांजैक्शन बट नॉट फॉर अ सिंगल एक्ट। तो बेसिकली रैटिफिकेशन इन इंटायरिटी होती है, बिट्स एंड पीसेस में नहीं हो सकती। अगर आप एक चीज कर रहे हो तो माना जाएगा कि आप पूरी की पूरी एक्ट को रैटिफाई कर रहे हो। अब सेक्शन 200 क्या कहता है कि रैटिफिकेशन क्या होगा जब अनऑथराइज्ड एक्ट का हो रहा है, विच एक्ट कैन नॉट इंजर द थर्ड पर्सन। तो अगर एक एक्ट जो कि एक बंदे के द्वारा किया जा रहा है, आपके बिहाफ पे किया जा रहा है बट विदाउट एनी अथॉरिटी, नॉलेज या कंसेंट, और अगर इफ डन विद अथॉरिटी वुड हैव द इफेक्ट ऑफ सब्जेक्टिंग अ थर्ड पर्सन टू डैमेजेस, मतलब अगर वो अथॉरिटी के साथ किया जाता तो उसका इफेक्ट होता कि वो थर्ड पर्सन को कोई डैमेज कर सकता है या फिर टर्मिनेट कर सकता है किसी बंदे के राइट्स को, तो ऐसी चीज को आप रैटिफाई नहीं कर सकते हो। दिस कैन नॉट बी रैटिफाइड टू हैव सच एन इफेक्ट। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ रैटिफिकेशन थ्रू लैंडमार्क जजमेंट्स क्या हुआ, तो समझने की बात यह है कि इंटेंशन और रैटिफिकेशन में क्या रिलेशनशिप है। तो जब हम बात करते हैं जजमेंट्स की तो आपको इंटेंशन को भी देखना है और रैटिफिकेशन एज अ कॉन्सेप्ट को भी देखना है। तो जब हम इंटेंशन और रैटिफिकेशन की बात करते हैं तो प्रिवी काउंसिल के केस में क्या बोला गया कि नो रैटिफिकेशन कैन बी मेड विदाउट एन इंटेंशन। तो जब तक आपकी इंटेंशन नहीं है कोई काम करने की, आप उसको अप्रूव नहीं करोगे, और जब तक आप अप्रूव नहीं करोगे रैटिफिकेशन नहीं माना जाएगा। तो नो रैटिफिकेशन कैन बी मेड जब तक आपकी इंटेंशन नहीं है। तो नो इंटेंशन कैन बी मेड टू रैटिफाई कोई भी नॉन लीगल या फिर नॉन रेगुलर एक्ट जो कि आपकी नॉलेज या फिर आपकी अथॉरिटी के बिना किया गया है। In it was held that in order to bind the principal या फिर owner by the doctrine of ratification, क्या जरूरी है कि ratification absolute knowledge के द्वारा की जानी चाहिए। बेसिकली complete knowledge होनी चाहिए of all the relevant facts जो भी हुए हैं connected with the transaction, so that वो actually में एक informed choice कर सकें कि वो इस act को approve करना चाहते हैं या फिर reject करना चाहते हैं। Ratification for an act which is not legal in nature। तो जब बात करते हैं एक ऐसे contract की made which is not legal in nature, then when it was legally not possible to do so, it cannot be enforceable even if it is legally possible to carry out the same contract। तो अगर वो एक्ट एक नॉन लीगल नेचर का है तो आप उसको रैटिफाई नहीं कर सकते हो और आप उसको एक इन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बना सकते हो। तो क्या बोला गया कि रैटिफिकेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन किसी भी गलत चीज को, किसी भी वॉइड चीज को, इलीगल चीज को बाद में जाके वैलिडिटी नहीं दे सकता। तो बेसिकली व्हाट कैन नॉट बी डन इन अ स्ट्रेट फैशन कैन नॉट बी डन इन अ रॉन्ग फैशन ऑल्सो। मतलब अगर आपने सुना होगा कि जो चीज आप सीधे तरीके से नहीं कर सकते उसको आप उल्टे तरीके से भी नहीं कर पाओगे। तो अगर वो चीज सीधे तरीके से करने के लिए नॉन लीगल थी, वॉइड थी, इलीगल थी, तो बाद में जाके उसको रैटिफाई करके भी आप उसको लीगल वैलिडिटी नहीं दे पाओगे। अब रैटिफिकेशन फॉर एक्ट्स ऑफ पब्लिक सर्वेंट, तो कोई भी अगर एक्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा किया जा रहा है कैन बी रैटिफाइड इन द सेम वे जैसे कोई प्राइवेट ट्रांजैक्शन को करा जाता है बाय वे ऑफ अ सिंपल डिक्लेरेशन या फिर कंडक्ट के द्वारा। बट जो भी बंदा, जो भी ऑफिसर एक्ट कर रहा है उसको अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करना है, उसको अपनी कैपेसिटी के अंदर ही काम करना है, कैपेसिटी के बाहर जाके काम नहीं करना है।
ठीक है, सिर्फ एक डिफरेंस होता है हमारे प्राइवेट एजेंट्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बीच में, जिसको विच इज रेफर्ड एज प्रिंसिपल या फिर ओनर ऑफ अ प्राइवेट एजेंट। वो क्या है कि इज लाइबल टू द एक्सटेंट ऑफ द पावर विद इट हैज अपरेंटली गिवन टू हिज एजेंट, whereas the state will be liable only to the extent of power it has given to that officials। तो बेसिकली अगर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल किसी एक्ट को रैटिफाई कर रहा है तो वो किस एक्सटेंट तक कर सकता है, उसी एक्सटेंट तक कर सकता है जितनी उसकी खुद की पावर गवर्नमेंट ने दी है। तो उससे जितनी आपकी क्षमता है उतनी ही तो आप एक्ट को रैटिफाई करोगे, जितनी आपकी क्षमता ही नहीं है उतनी आप एक्ट को रैटिफाई नहीं कर पाओगे। तो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल भी उतना ही लायबल ठहराया जाएगा जितनी एक्सटेंट की उसकी पावर है, जितनी उसको दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की कि रैटिफिकेशन बाय वे ऑफ माइनस क्या होता है। तो जब हम माइनस की बात करते हैं तो कोई भी बंदा जो कि 18 साल से नीचे का है, अगर वो अपना घर को मॉर्गेज करता है इन फेवर ऑफ समवन मनी लेंडर, और वो एक लोन लेता है 30,000 रुपए का, मॉर्गेजिंग के बाद उसको ये पैसा लोन रिसीव वाज लेस देन 30,000 रुपए, प्लेंटिफ स्टेटेड दैट व्हेन ही मॉर्गेज्ड हिज हाउस ही वाज अंडर द 18 इयर्स ऑफ एज, तो ये कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में वॉइड माना जाएगा। क्या बोला गया ऐसे केसेस में, क्या बोला जाता है, कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज वॉइड अब इनिशियो, बेसिकली वो वॉइड है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। फर्दर क्या क्लैरिफाई किया कि एक पर्सन 18 साल का जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट को थ्रू गार्डियन और एनी अदर एजेंट, बिकॉज इट वुड बी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड सेम इज नॉट केपेबल ऑफ रैटिफिकेशन इवन बाय अ पर्सन हु इज अंडर 18 इयर्स ऑफ एज। तो आपको माइनस का ये ध्यान रखना है कि इनके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, ये होते हैं वॉइड अब इनिशियो। अब बात करते हैं कि कम्युनिकेशन कैसे करनी है आपको रैटिफिकेशन। तो रैटिफिकेशन की कम्युनिकेशन को करने के लिए टू अनदर पार्टी क्या जरूरी है कि इफ रैटिफाइड इट कैन बी शोन बाय मोर सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शंस जो कि लीगल ठहराएंगी। तो बेसिकली अगर आपने किसी एक्ट को रैटिफाई कर दिया है और आप फर्दर उस बंदे के साथ ट्रांजैक्शंस कर ही जा रहे हो, तो वो भी अपने आप में आपका कंडक्ट है या फिर आपका बाय वे ऑफ इम्प्लीकेशन है कि वो आपको दिखा रहे हो कि आपने उसकी एक्ट को रैटिफाई कर दिया है, अप्रूव कर दिया है, तो बाय वे ऑफ इम्प्लीकेशन हो गई। अगर एक केस है जहां पे सर्टिफिकेट ऑफ इंडेप्टनेस वाज गिवन बाय एन इंडिविजुअल ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी एज रिन्यूअल ऑफ अनदर सर्टिफिकेट ऑफ इंडेप्टनेस गिवन बाय हिम थ्रू हिज माइनॉरिटी इन थॉट ऑफ कैश देन बोरोड, तो क्या बोला गया that the thought for the certificate of indebtedness is simply noted that it is a debt throughout minority and recent certificate was not enforceable। तो जो एक्ट आपने माइनॉरिटी में किया था वो अपने आप में क्या माना जाएगा, void ab initio माना जाएगा। तो अगर आपने एक सर्टिफिकेट ऑफ इंडेप्टनेस दिया था जब आप माइनर थे, वो अपने आप में एक डेड नोट माना जाएगा थ्रू आउट योर माइनॉरिटी, और ये जो रिसेंट सर्टिफिकेट ऑफ इंडेप्टनेस दिया है वो भी इन्फोर्सिएबल नहीं होगा। ठीक है, अब क्या समझना है, अगर रैटिफिकेशन हो रहा है आफ्टर प्रिंसिपल या ओनर की डेथ हो गई, तो इन अ जनरल प्रैक्टिस क्या फॉलो किया जाता है कि अगर जो एजेंट फंक्शन कर रहा है अंडर द रिटन अथॉरिटी ऑफ द प्रिंसिपल या ओनर, he holds himself out in or itself when the death of the principal or owner and is if the person competent to formalize his action when the death of the principal of or owner formalized identical in the manner framed to law, the agent ought to be deemed to own act at intervals of the boundary of authority which he validly hold himself out as an agent of the next proprietors। तो अगर आपके ओनर की या फिर प्रोपराइटर की डेथ हो जाती है तो क्या होगा, और अगर एजेंट फंक्शन कर रहा था अंडर अ रिटन अथॉरिटी ऑफ द प्रिंसिपल या फिर ओनर, तो उसके पास एक ऑप्शन है कि वो अपने आप को होल्ड आउट इन या फिर इटसेल्फ कर सकता है। ठीक है, और वो क्या कर सकता है, एंड इफ पर्सन कॉम्पिटेंट टू फॉर्मलाइज हिज एक्शन, अगर एक पर्सन है जो कि कॉम्पिटेंट इनफ है, उसकी लीगल कैपेसिटी है कि वो फॉर्मलाइज कर सकता है उसके एक्शंस को जब डेथ हो जाती है प्रिंसिपल की या ओनर की, और वो फॉर्मलाइज कर देता है इन एक्शंस को उसी मैनर में जो कि लॉ के द्वारा किए गए हैं, तो उसको भी माना जाएगा कि वो एजेंट के खुद के एक्शंस ही है। ठीक है, अब इसके बाद क्या समझना है, जब हम बात कर रहे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रैटिफिकेशन की, तो आपको जरूरी है समझना कि इस डॉक्ट्रिन के सेलिएंट फीचर्स क्या है, क्या क्या एसेंशियल फीचर्स हैं, क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। तो सबसे पहला फीचर है कि यहाँ पे मस्ट बी एन एक्ट must be an act by a person which should not be done on behalf of other person and not for himself। तो बेसिकली एक ऐसा एक्ट होना जरूरी है जो एजेंट अपने लिए नहीं किसी और के लिए कर रहा है, किसी और के बिहाफ पे कर रहा है, खुद के लिए नहीं कर रहा। तो एजेंट का प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करना बहुत आवश्यक है। उसके बाद for ratification the agent who is doing the act on behalf of the principal should do it for the principal only and not for himself।
तो बेसिकली जो भी एक्ट हमारा एजेंट कर रहा है वो खुद के लिए नहीं कर रहा है, प्रिंसिपल के लिए कर रहा है। अगर उसका कोई पर्सनल प्रॉफिट है या फिर पर्सनल बेनिफिट है तो वो नहीं माना जाएगा कि वो रैटिफिकेशन है। तो बेसिकली पर्सन फॉर विच द एक्ट इज बीन डन उसको भी कोई नॉलेज नहीं होनी चाहिए। तो हमारे प्रिंसिपल को कोई नॉलेज नहीं होनी चाहिए और उसने कोई अथॉरिटी नहीं देनी चाहिए। तो क्या समझ आया? सबसे पहला पॉइंट, प्रिंसिपल को नॉलेज नहीं होनी चाहिए, प्रिंसिपल ने अथॉरिटी नहीं दी। ठीक है। दूसरा पॉइंट, जो भी काम आपका एजेंट कर रहा है वो खुद के लिए नहीं कर रहा है, वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे कर रहा है। ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल की कोई नॉलेज नहीं होनी चाहिए, कोई अथॉरिटी नहीं देनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ये अपने आप में रैटिफिकेशन नहीं होगी। the should be contract for the rectifier must be competent। तो बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट में तुम साइन कर रहे हो, जो कॉन्ट्रैक्ट में तुम एंटर कर रहे हो, वो कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा होना चाहिए जो कि इन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट है, सेक्शन 10 की कंडीशंस को फुलफिल होना चाहिए। एक कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन agent and the third party so that there can be an agreement and then it can come to the knowledge of the principal। तो एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसे टाइप का होना चाहिए जो कि एजेंट और थर्ड पार्टी के बीच में तो हो रहा है और उसके बाद में जाके अगर वो प्रिंसिपल की नॉलेज में आता है, उसकी अथॉरिटी के बिना हुआ था, उसकी नॉलेज के बिना हुआ था, बट बाद में वो प्रिंसिपल की नॉलेज में आता है, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म कर रहा है और प्रिंसिपल उसको क्या कर सकता है, उसको अप्रूव कर सकता है। रेक्टिफायर मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ही कैन बी अ नेचुरल या फिर ज्यूरिस्टिक पर्सन। जो रेक्टिफायर है, जो हमारा प्रिंसिपल है, उसका एग्जिस्टेंस होना जरूरी है। बेसिकली वो डेड मैन नहीं होना चाहिए, वो एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, एक ज्यूरिस्टिक बॉडी भी हो सकता है, एक कंपनी भी हो सकती है। रेक्टिफायर कोई भी हो सकता है बट उसका एग्जिस्टेंस में होना जरूरी है। ऑर्डिनरी पर्सन या फिर ज्यूरिस्टिक बॉडी कुछ भी हो सकता है। रेक्टिफायर को पूरे एक्ट को क्या करना है, रेक्टिफाई करना है, पूरे एक्ट को अप्रूव करना है इन इंटायरिटी, उसको पूरा का पूरा एक्ट को रेक्टिफाई करना है। ये भी जरूरी है कि वो पूरी एक्ट को रेक्टिफाई करे और ये जो रेक्टिफिकेशन हो रहा है ये प्रिंसिपल के द्वारा ही हुआ जा रहा है, कोई और बंदे के द्वारा नहीं हो रहा। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म होना बहुत जरूरी है जब हम रेक्टिफिकेशन की बात करते हैं। सेक्शन 10 की सारी एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स का पूरा होना जरूरी है। मतलब आप जो चीज सीधे तरीके से नहीं कर सकते वो आप उल्टे तरीके से भी नहीं करोगे। मतलब आप किसी इलीगल एक्ट को रेटिफाई नहीं कर सकते। जरूरी है कि जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एट द टाइम ऑफ रैटिफिकेशन वाज इनवैलिड और वॉइड, देन रैटिफिकेशन विल आल्सो बी हेल्ड इनवैलिड। बेसिकली किसी इलीगल चीज का काम कर रहे हो, कोई इनवैलिड ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो बाद में जाके वो रैटिफिकेशन भी उसको वैलिडेट नहीं कर सकती। इसीलिए जरूरी है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म होना चाहिए जब हम रैटिफिकेशन की बात कर रहे हैं। जो भी एक्ट करो वो लॉफुल होना चाहिए, वो सिर्फ एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। मतलब कि जो हमारा प्रिंसिपल है उसके पास दो ऑप्शंस होने चाहिए, या तो वो इसको रैटिफाई करे या तो वो इसको रिजेक्ट करे। वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो कि डिक्लेयर्ड है वॉइड बाय द लॉ। जो भी एक्ट एजेंट कर रहा है वो लॉफुल होना चाहिए और इसीलिए जरूरी है कि उनके बीच में जो रिलेशनशिप हो वो वॉइडेबल हो, वॉइड ना हो। कोई भी इंजरी नहीं करनी है आपको किसी थर्ड पार्टी को जब आप रैटिफिकेशन कर रहे हो। सबसे ज्यादा जरूरी है कि थर्ड पार्टी को कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए जब रैटिफिकेशन की बात हो रही है। उसके सारे राइट्स को आपको प्रोटेक्ट रखना है और एजेंट को इस चीज का ध्यान रखना है कि सामने वाले बंदे की कोई इंजरी या हार्म ना हो। अगर हम एक माइनर की बात करें तो अ माइनर आफ्टर अटेनिंग द मेजॉरिटी एज आल्सो कैन नॉट रैटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट जो उसने एज अ माइनर एंटर किए थे, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, वॉइड अब इनिशियो होते हैं, वॉइड सिंस द बिगिनिंग होते हैं। तो अगर एक कॉन्ट्रैक्ट माइनर ने किया था जब वो बच्चा था, तो बड़ा होके वो इस कॉन्ट्रैक्ट को रैटिफाई नहीं कर सकता, बिकॉज वंस इट इज इलीगल इट विल ऑलवेज रिमेन illegal. You cannot make something illegal legal by way of ratification. ठीक है। माइनर के नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, एंड अगर वो गार्डियन के थ्रू करता है who can enter into contract on behalf of minor, but a contract with a minor अपने आप में void है from the very beginning. रैटिफिकेशन सिर्फ तब हो सकता है जब फुल नॉलेज है आपके फैक्ट्स के बारे में, आपके प्रिंसिपल को, मतलब कंप्लीट नॉलेज का होना जरूरी है, तभी एक वैलिड रैटिफिकेशन होगा, वरना वो वैलिड नहीं होगा। अब कुछ रूल्स की बात करें, जब हम बात करते हैं एजेंसी बाय वे ऑफ रैटिफिकेशन, तो कौन से रूल्स हैं जो गवर्न करते हैं हमारे एजेंसी बाय वे ऑफ रैटिफिकेशन को, उनको भी समझना जरूरी है। तो सबसे पहला है फ्री ऑप्शन। रैटिफिकेशन कब अकर करता है, जब हमारे
प्रिंसिपल के पास फ्री ऑप्शन है इधर कि वो उसको एक्सेप्ट करे या फिर उसको रिजेक्ट करे, तो फ्री ऑप्शन का होना जरूरी है। कोई भी दिमागी दबाव नहीं होना चाहिए, आपका कंसेंट फ्री होना चाहिए, तभी वो एक वैलिड रैटिफिकेशन माना जाएगा। दूसरा है प्रिटेंडेड एजेंसी। जरूरी है कि एजेंट ने एक प्रिटेंडेड एजेंसी फॉर्म करी हो जहां पे उसने एक्ट किया प्रिंसिपल के बिहाफ पे, और तब उसके पास क्या नहीं थी, अथॉरिटी नहीं थी, प्रिंसिपल के पास नॉलेज नहीं थी। अगर प्रिटेंडेड एजेंसी नहीं है तो फिर इस चीज को रैटिफाई नहीं किया जा सकता। प्रिटेंड करने का क्या मतलब होना, एक्टिंग करना, ठीक है। अगर आप प्रिटेंड कर रहे हो कुछ होने का जबकि वो चीज नहीं है, तो यहाँ पे ये एजेंट जो है प्रिटेंड कर रहा है कि इसकी एजेंसी फॉर्म हुई हुई है, इसके पास अथॉरिटी है प्रिंसिपल की, जबकि पास इसके पास अथॉरिटी नहीं है, तभी इस चीज को रैटिफाई किया जा सकता है। लीगल कैपेसिटी, जरूरी है जो बंदा रैटिफाई कर रहा है वो भी लीगली केपेबल हो, मतलब प्रिंसिपल भी लीगली केपेबल होना चाहिए और एजेंट भी लीगली केपेबल होना चाहिए। ऑल ऑफ देम शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सेक्शन 11 की कंडीशंस का फुलफिल होना बहुत जरूरी है। एक्सप्रेस या फिर इम्प्लाइड रैटिफिकेशन, रैटिफिकेशन एक्सप्रेस तरीके से किया जा सकता है जहां पे अपने वर्ड्स के द्वारा कुछ बोल रहे हो, या फिर इम्प्लाइड तरीके से भी किया जा सकता है जहां पे आप अपने एक्ट के द्वारा कर रहे हो। अगर ए के भाई ने बी को लीज कर दिया उसका घर टू सी विदाउट एज परमिशन, ए बाद में आके एक्सेप्ट कर लेता है रेंट, तो क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा रैटिफिकेशन बाय वे ऑफ इम्प्लीकेशन। अब जरूरी है कि प्रिंसिपल जो है उसका प्रेजेंट होना चाहिए, प्रिंसिपल का जिंदा होना, प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है जब ये एक्ट हो रहा है। तो प्री इनकॉर्पोरेशन अग्रीमेंट अपने आप में रैटिफाई नहीं किए जा सकते बाय अ कॉर्पोरेशन, उस कॉर्पोरेशन का, उस प्रिंसिपल का, उस कंपनी का एग्जिस्टेंस में होना जरूरी है, उसका जिंदा होना जरूरी है, उसका बर्थ होना जरूरी है। जरूरी है कि कंप्लीट अवेयरनेस हो हमारे प्रिंसिपल को जब वो रैटिफाई करने जा रहा है। बेसिकली कंप्लीट नॉलेज होना बहुत जरूरी है जब हमारा प्रिंसिपल कोई एक्ट को रैटिफाई कर रहा है। इंटायर ट्रांजैक्शन को ही प्रिंसिपल रैटिफाई करेगा, वो बिट्स एंड पीसेस में पूरी ट्रांजैक्शन को, छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस को रैटिफाई नहीं कर सकता, या तो वो पूरी ट्रांजैक्शन को अप्रूव करेगा या तो वो पूरी ट्रांजैक्शन को रिजेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए लेंड्स बीज मनी टू सी विदाउट बीज परमिशन, बी ने एक्सेप्ट कर ली फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बट बाकी 2 इंस्टॉलमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो ये रैटिफिकेशन नहीं मान जाएगी। अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एक्सेप्ट कर ली मतलब वो इंटायर ट्रांजैक्शन को उसने रैटिफाई कर लिया। रीजनेबल टाइम, रैटिफिकेशन को रीजनेबल टाइम के अंदर करना चाहिए। डेडलाइन के खत्म होने के बाद अगर आप रैटिफाई कर रहे हो तो वो एक वैलिड रैटिफिकेशन नहीं मानी जाएगी। तो रीजनेबल टाइम, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ टाइम इज द एसेंस, जरूरी है कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो रीजनेबल टाइम के अंदर ही रैटिफाई कर दे इस ट्रांजैक्शन को। थर्ड पार्टी राइट्स, जरूरी है, रैटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है अगर वो थर्ड पार्टी के राइट्स और इंटरेस्ट को इफेक्ट कर रहे हैं। जैसे अगर ए ने रिक्वेस्ट किया the transfer of a chattel that belongs to B from C, who is in possession of it without being authorized by B, B cannot ratify the request to hold C responsible for refusing to deliver. ठीक है। रेट्रोएक्टिव इफेक्ट, इसका रेट्रोएक्टिव इफेक्ट क्या होगा, ये रिलेट बैक करेगा टू द डेट जिस दिन एजेंट ने एक अग्रीमेंट साइन किया है हमारी थर्ड पार्टी को। लीगल एक्शन क्या होगा, लीगल एक्शन ये होगा कि रैटिफिकेशन अपने आप में इज नॉट लिमिटेड टू लीगल एक्टिविटीज, बट ये किसी भी, इट कैन बी यूज्ड टू डू एनीथिंग व्हिच इज लेजिटिमाइज, बट सिंपली ये एक कोई इलीगल एक्ट को आप रैटिफाई नहीं कर सकते। अब लीगल ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे रैटिफिकेशन का, तो रैटिफिकेशन का एक लीगल ऑब्जेक्टिव है। जब हम लॉ के द्वारा बोलते हैं तो प्रिंसिपल इज नॉट ऑब्लिगेटेड कि वो हर एक एक्ट को रैटिफाई करे। बेसिकली कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है, कोई भी ऐसा एक्ट हो रहा है जो कि एक वैलिड एक्ट नहीं है, एक इलीगल एक्ट है, तो प्रिंसिपल इज नॉट ऑब्लिगेटेड कि वो हर एक एक्ट को रैटिफाई करे। फॉर एग्जाम्पल, हम सुनील वर्सेस महाराष्ट्र स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन केस की बात करें तो कंपनी का जो एमडी था उसको फायर्ड एन एम्प्लॉय विदाउट सफिशिएंट जस्टिफिकेशन, तो एमडी साहब ने एक एम्प्लॉय को निकाल दिया और उसको कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी। जब एम्प्लॉय ने क्वेश्चन किया एमडी की अथॉरिटी को, तो एमडी ने क्या बोला, दैट एज अ कंपनीज एजेंट उसके पास सिग्निफिकेंट अथॉरिटी थी। However, company की ratification of managing director's action was ruled illegal by the court since it had an illegal purpose and violated the company's statute. तो basically जरूरी क्या है, अब मैनेजिंग डायरेक्टर ने बोला कि मेरे पास तो कंपनी की अथॉरिटी है, बट कोर्ट ने क्या देखा, जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर की अथॉरिटी थी वो उसने इलीगल तरीके से एक्सरसाइज करी, उसने कंपनी के जो प्रिंसिपल्स थे, कंपनी की जो स्पिरिट था उसको उसने इलीगल तरीके से एक्सरसाइज करा और ये क्या माना गया कि ये इलीगल था।
तो क्या जरूरी है देखना कि जो भी आप रैटिफाई कर रहे हो वो एक ऐसी चीज होनी चाहिए जहां पे आप कोई भी इलीगल चीज को रैटिफाई नहीं कर सकते। तो वंस इट इज टर्म्ड एन इलीगल थिंग, बाद में जाके आप उसको रैटिफिकेशन से लीगल नहीं बना सकते। ठीक है, तो इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि जो भी आप रैटिफाई कर रहे हो वो एक वैलिड चीज होनी चाहिए। अब देखते हैं आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया कि रैटिफिकेशन क्या होती है। ठीक है, तो रैटिफिकेशन का मतलब है जब आपका एजेंट आपकी परमिशन के बिना एजेंट का कोई काम कर रहा है थर्ड पार्टी के साथ और जो प्रिंसिपल है वो बाद में आके इसको अप्रूव कर देता है, इसको रैटिफाई कर देता है, तो ये अब माना जाएगा कि यहाँ पे एक डीम्ड फिक्शन माना जाएगा कि इसके पास पहले से ही अथॉरिटी थी। ठीक है, तो सेक्शन 196 क्या कहता है कि सब्सिक्वेंटली अगर किसी एक्ट को आप अप्रूव करते हो तो ये माना जाएगा कि आपकी अथॉरिटी थी और ये चीज जो काम आपके साथ हो रहा था वो विदाउट योर परमिशन था, विदाउट योर नॉलेज था। ठीक है, और क्या जरूरी है सेक्शन 197 क्या कहता है कि रैटिफिकेशन दो तरीके से हो सकता है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, इन दोनों तरीके से हो सकता है। ठीक है, अब ये भी एक तरीका है जिससे आप एजेंसी को बना रहे हो। इसके बाद हमने एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज पढ़ी, वो क्या थी, ओमनिस रैथिबिशियो रेट्रो अहितुर एत मैंडेतो प्रायरी एक्विपैरेटर। क्या मतलब है इसका कि इट विल रिलेट बैक, जो भी आपने रैटिफाई किया है इट विल रिलेट बैक एज ए वो आपकी प्रीवियस अथॉरिटी के साथ काम किया गया है। तो रिक्वायरमेंट्स क्या है जब हम रैटिफिकेशन की बात करते हैं कि सारी की सारी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए आपके प्रिंसिपल को, कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए प्रिंसिपल को, कोई भी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है और जरूरत नहीं है कि आप थर्ड पार्टी को इन्फॉर्म करो। रैटिफिकेशन इंटायर ट्रांजैक्शन की होनी चाहिए। रैटिफिकेशन एक्सप्रेस या फिर इम्प्लाइड तरीके से भी हो सकती है। और क्या है कि सिर्फ प्रिंसिपल ही रैटिफाई कर सकता है, माइनर जो है वो रैटिफाई नहीं कर सकता एक एक्ट जो कि उसने कब किया था, जो कि उसने अपने बचपन में या फिर उसने अपने 18 साल से कम की उम्र में किया था। तो सेक्शन 196 बात करता है कि राइट ऑफ अ पर्सन एज टू एक्ट्स डन बाय हिम विदाउट हिज अथॉरिटी। तो अगर जो हमारा एजेंट है वो हमारी अथॉरिटी के बिना काम करता है तो क्या होगा, उसका क्या इफेक्ट होगा रैटिफिकेशन का, इट विल रिलेट बैक टू द डेट जिस दिन उसने एक्ट किया था आपके एग्रीमेंट में। 197 बात करता है कि रैटिफिकेशन दो तरीके का हो सकता है, एक्सप्रेस भी इम्प्लाइड भी। बेसिकली या तो आप बोल रहे हो कि हाँ जी मैंने इस ट्रांजैक्शन को अप्रूव कर लिया, आपने कोई डॉक्यूमेंट साइन कर दिया, या फिर आपने कंडक्ट से किया, जैसे कोई चीज को रेंट पे दिया गया और आपने वो रेंट एक्सेप्ट कर लिया, किसी चीज का लोन दिया गया और आपने वो इंटरेस्ट एक्सेप्ट कर लिया, तो ये आपका कंडक्ट दिखा रहा है कि आपने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, जरूरी है सेक्शन 198 के हिसाब से कि जो हमारा प्रिंसिपल है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उसको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए पूरी ट्रांजैक्शन की, मतलब उसको मटेरियल फैक्ट्स का पता होना चाहिए। जब हम बात कर रहे हैं रैटिफिकेशन की, जरूरी है कि वो पूरी ट्रांजैक्शन को, इंटायर ट्रांजैक्शन को क्या करे, इंटायर ट्रांजैक्शन को वो रैटिफाई करे। 200 सेक्शन में ये बात भी बोली जा रही है कि अगर एक अनऑथराइज्ड एक्ट है जो कि आपकी परमिशन के बिना करी गई थी और वो किसी थर्ड पर्सन को इंजर कर रही है तो आप उसको रैटिफाई नहीं कर सकते। एक चीज और ध्यान रखो कि हमारे जो प्रिंसिपल है उसके पास ऑप्शन होना जरूरी है। जब हमने क्या पढ़ा, क्या प्रिंसिपल्स हैं, तो फ्री कंसेंट होना चाहिए, इंटायरिटी में करे, ऑप्शन होना जरूरी है कि वो इस एक्ट को रैटिफाई करेगा या फिर वो इस एक्ट को रिजेक्ट करेगा। तो जरूरी है कि उसके पास क्या होना चाहिए, ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास जहां पे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ रैटिफिकेशन को कवर करा। स्टूडेंट्स, रैटिफिकेशन और कंसेंट के बीच में हमने डिफरेंस भी पढ़ा। कंसेंट आप पहला स्टेप होता है और उसके बाद होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और उसके बाद हो रहा है उस एक्ट का रैटिफिकेशन, उस एक्ट का अप्रूवल। तो हम लोगों ने ये पूरा का पूरा रैटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। अब आपको क्या करना है, आपको ये वाले पोर्शन को रिवाइज करना है, पीडब्ल्यू की ऐप डाउनलोड करनी है, लॉ सिलेक्ट करना है, फाउंडेशन बैच सिलेक्ट करना है और आपको करना है ICA सिलेक्ट। आप लोगों को क्लास नोट्स डाउनलोड कर सकते हो,
आप लोग और क्या कर सकते हो, डेली प्रैक्टिस पेपर्स कर सकते हो और हमारे लेक्चर को भी दोबारा देख सकते हो। तो आप लोग जुड़े रहिए लॉ वाला के साथ फॉर गुड क्वालिटी कंटेंट, एंड हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे अच्छा कंटेंट जिससे कि आपके लीगल करियर को बहुत ज्यादा हेल्प हो, आप लोग अच्छे से पढ़ें और अच्छे से अपनी लीगल जर्नी को फील करें, लीगल जर्नी को परस्यू करें। तो जुड़े रहिए लॉ वाला के साथ फॉर गुड क्वालिटी कंटेंट, एंड तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे एंड मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन।